नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। आपको पता है कि ये अलग से हमने एक सीरीज़ चलाई है। सीरीज़ का ये 9th नंबर पार्ट है, जिसमें हम हिमाचल जीके भी डिस्कस करते हैं और इंडिया जीके भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से आपका जो पूरा एग्ज़ाम होता है वो कवर होता है और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, ताकि लिंक कर कर भी कुछ पूछा जाए एग्ज़ाम में वो भी आपका सही हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ फेमस हिमाचल प्रदेश पुलिस आर्केस्ट्रा। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो आर्केस्ट्रा है, प्रसिद्ध आर्केस्ट्रा है ये, इसका क्या नाम है। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस का ये जो आर्केस्ट्रा है इसका नाम है हारमनी ऑफ पाइन्स। हारमनी ऑफ पाइन्स इसका नाम है, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा जो है अपना एक बैंड बनाया गया है। ये बैंड अलग अलग स्टेजेस पर जाकर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस देता है और इसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम हारमनी ऑफ पाइन्स जो है वो रखा गया है। हारमनी ऑफ पाइन्स इसको नाम दिया गया है और ये काफ़ी फेमस हुआ। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर इसके हैं, काफ़ी वायरल भी ये रहता है जब ये परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये आर्केस्ट्रा जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हिमाचल प्रदेश पुलिस या फिर पुलिस से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं। एक तो हमने पढ़ा था कि पुलिस जो आता है ना, पुलिस जो सब्जेक्ट है वो कौन सी लिस्ट में आता है। तो हमने पढ़ा था कि पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। 3 तरह की लिस्ट हमने पढ़ी थी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में जो है वो आता है। उसी तरह हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के जो डीजीपी हैं प्रेजेंट टाइम है वो कौन है। प्रेजेंट टाइम में डीजीपी हैं डॉक्टर अतुल वर्मा। साथ में ही हमने क्वेश्चन ये भी पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के जो है वो फर्स्ट डीजीपी कौन थे। तो श्री SR चौधरी जो था वो पहले डीजीपी थे। ये पहले डीजीपी थे श्री SR चौधरी। हमने फर्स्ट नंबर के भी पढ़े, हमने लेटेस्ट भी पढ़े। पहली महिला IPS जो हिमाचल से बनी थी वो थी सतवंत अटवाल त्रिवेदी, उनका नाम भी ध्यान रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है, बोलते हैं व्हेन डिड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड इन सुकेत। तो सुकेत में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। इसको बोलते हैं कब स्टार्ट किया गया था। इसको जो था वो स्टार्ट किया गया था फरवरी महीने की 1948 को। 1948 फेब को जो था उसको लॉन्च किया गया था। सुकेत में हुआ था ये इस तरह का सविनय अवज्ञा आंदोलन 1948 में। और सुकेत का ये जो सत्याग्रह था जो कि फरवरी 1948 में स्टार्ट हुआ, इस सत्याग्रह की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो सुकेत का ये जो सत्याग्रह था 1948 का, इसकी अध्यक्षता जो था वो पंडित पद्मदेव के द्वारा जो था वो की गई थी। अब क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनाता है कि 1948 में ये जो सत्याग्रह हुआ था ये हिंसात्मक था या अहिंसात्मक था, इसमें हिंसा हुई थी या नहीं हुई थी, लोग अग्रेसिव थे या नहीं थे। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था तो ये बिल्कुल ही अहिंसात्मक वे से जो था वो किया गया था। इसमें जो था वो उस टाइम राजा हुआ करते थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने जो था वो उस टाइम भारत सरकार से जो था वो रिक्वेस्ट की थी कि इस आंदोलन को दबाने के लिए एक सेना की टुकड़ी भेजी जाए। तो सेना की टुकड़ी भेजी गई थी और इस आंदोलन को दबा दिया गया था। बाद में चलकर हमें देखने को मिलता है कि फरवरी महीने में तो ये होता है, परंतु मार्च अप्रैल का महीना आता है, 15 अप्रैल तारीख होती है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हो जाता है। और 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है तो सुकेत का विलय भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कर दिया जाता है। तो सुकेत भी हिमाचल प्रदेश में आकर मिल गया था। क्या ये सुकेत का इकलौता आंदोलन था? नहीं, इससे पहले भी सुकेत में जो था वो आंदोलन हुए थे। एक इससे पहले भी भारी जन आंदोलन जो था वो सुकेत में देखने को मिला था 1862 में। 1862 में सुकेत की जो प्रजा होती थी उस प्रजा के द्वारा वहाँ के जो राजा हुआ करते थे जिनका नाम उग्रसेन हुआ करता था, उग्रसेन, और उनके एक वजीर हुआ करते थे, वो बहुत ही भ्रष्ट थे। वजीर का नाम था नरोत्तम। इनके खिलाफ जो था वो एक आंदोलन जो था वो किया गया था वजीर नरोत्तम और राजा उग्रसेन के खिलाफ। इनके द्वारा बहुत ही भ्रष्ट तरीके से जो था वो लोगों को लूटा जा रहा था, अत्याचार किए जा रहे थे। तब लोगों ने जो था ये अत्याचार किया था, तब लोगों ने ये आंदोलन किया था इस अत्याचार के खिलाफ। 1862 तो आप जिन्हें जान लिया। 1862 के बाद 1876 में भी सुकेत में एक बगावत हुई थी। राजा उग्रसेन की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात जो रुद्रसेन होते हैं इनके रुद्रसेन जो इनके पुत्र होते हैं जो कि गुलेर में रह रहे थे, उनको जो है वो सुकेत वापस बुला लिया जाता है। वो सुकेत वापस आते हैं और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है वो उनको राजगद्दी पर बिठाया जाता है। और फिर उग्रसेन देखो ज़्यादा परवाह करता नहीं था। उसका भी वजीर था एक जिसका नाम घुंघल था। घुंघल जो था वो लोगों का शोषण करता था, लोगों का शोषण करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि स्थिति सुधरेगी उग्रसेन के बाद, परंतु स्थिति सुधरी नहीं, वो और भी ज़्यादा बिगड़ गई। और फिर एक बार फिर से भारी जन आंदोलन का सामना जो था वो सुकेत को करना पड़ा था। तो इस तरह से सुकेत में पहले भी आंदोलन हो चुके हैं।
ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि क्या हर एक एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमें नहीं मालूम कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ये सारे छोटे छोटे पॉइंट आपने पढ़े होंगे, नोट किए होंगे, अच्छे से रिवाइज किए होंगे, तभी ये चीज़ें एग्ज़ाम में जाकर एक बोनस पॉइंट आपको दिलाएंगी। और जो देखो कॉमन क्वेश्चन तो सभी के ठीक होते हैं, एक मेरिट में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये वही क्वेश्चंस हैं मेरिट में आने वाले क्वेश्चंस जो मेरिट बनाते हैं कैसे ना कैसे करके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली करके, और टॉप लिस्ट में जो है वो लाते हैं नाम। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को बड़े गौर से समझें, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मैनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो प्रेसिडेंट रूल लगा था वो अभी तक कितनी बार ये राष्ट्रपति शासन जो है वो लग चुका है। देखो राष्ट्रपति शासन भी हिमाचल प्रदेश में लग चुका है और अभी तक 2 बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लग चुका है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अच्छा, ये जो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था 2 बार लगा था, परंतु कब कब लगा था? पहली बार तो ये लगा 1977 में। 1977 के बाद ये 1992 में भी जो था वो राष्ट्रपति शासन जो था वो लगा था। अब राष्ट्रपति शासन इन 2 सालों में लगा। अब जो इमरजेंसी लगती है वो भी अलग अलग आर्टिकल्स के तहत लगती है। वो कौन कौन से आर्टिकल होते हैं और हिमाचल में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कौन से आर्टिकल के तहत लगा था? देखो नेशनल जो राष्ट्र इमरजेंसी लगती है ना, इमरजेंसी के 3 आर्टिकल हैं। एक है आर्टिकल 352, एक है आर्टिकल 356 और एक है आर्टिकल 360। ये जो आर्टिकल नंबर 352 है इसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। ये नेशनल लेवल पर, इनके राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो इमरजेंसी लगती है। तो आर्टिकल 352 के तहत तो हिमाचल में कैसे लगता है, वो तो पूरे इंडिया में एक साथ लगेगा। ये जो आर्टिकल 356 है इसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। प्रेसिडेंट रूल के अलावा इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। और इसके तहत जब किसी स्टेट की मशीनरी फेल हो जाती है, वो काम नहीं कर पाती, तो वो जो है वो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा दी जाता है। और ऐसा ही राष्ट्रपति शासन 1977 और 1992 में हमें देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। ये जो आर्टिकल 360 होता है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी कहलाता है और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक पूरे इंडिया में एक बार भी नहीं लगी है। तो इस तरह से होते हैं ये आर्टिकल्स। हिमाचल प्रदेश में 1977 और 1992 में ये इमरजेंसी जो था वो लगी थी। दूसरी ओर आपने ध्यान रखना है कि इमरजेंसी से कौन सा आर्टिकल कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है वो डील करता है। आर्टिकल हमने पढ़ लिए, पार्ट है जो डील करता है 18 पार्ट नंबर, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो 18 पार्ट नंबर है ये प्रेसिडेंट रूल से जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बोलते हैं किब्बर विलेज इज लोकेटेड इन। तो बोलते हैं जो किब्बर गांव है ये कहाँ स्थित है? आपको पता है लाहौल स्पीति में स्थित है, परंतु लाहौल स्पीति में स्थित है क्या लाहौल वैली में है, क्या काजा वैली में है, क्या चंद्रा वैली में है, क्या पांगी वैली में है? कहाँ पर ये एग्जैक्टली स्थित है? आपको पता होना चाहिए कि ये जो किब्बर गाँव आता है, किब्बर गाँव जो है वो आता है काजा वैली में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हम पढ़ते हैं कि किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और हिमाचल प्रदेश की ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हम पढ़ते हैं। साथ में ही आपने ये भी यहाँ से ध्यान रखना है कि जो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इस किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1992 में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। देखो लाहौल और स्पीति 2 अलग अलग वैलियाँ आती हैं। जो स्पीति है ना, स्पीति को मणियों की भूमि जो भी है वो कहते हैं, लैंड ऑफ जेम्स भी इसको कहते हैं और लैंड ऑफ जेम्स इसको कहते हैं। तो स्पीति का जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ पर स्थित है? स्पीति का जो हेडक्वार्टर है वो काजा में स्थित है और काजा वैली में ही जो है ये किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि लाहौल जो आता है ना, लाहौल को वैसे तो राहुल सांकृत्याल ने देवताओं की भूमि कहकर भी संबोधित किया है, इसे दर्रे का देश भी कहा जाता है। लाहौल और स्पीति जो पूरा डिस्ट्रिक्ट बनता है वो हिमाचल प्रदेश का इन टर्म ऑफ एरिया सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बनता है और लाहौल स्पीति का जो हेडक्वार्टर है वो केलोंग में जो है वो आता है। अब केलोंग और काजा की बात की जाए तो केलोंग में पोस्ट ऑफिस खोला गया। 1869 में केलोंग में एक पोस्ट ऑफिस की स्थापना जो था वो की गई थी। उसी तरह जो था वो काजा में भी पोस्ट ऑफिस खोला गया और काजा में ये 1939 में जो था वो पोस्ट ऑफिस खोला गया था। केलोंग में स्कूल भी खोला गया। केलोंग में 1861 में स्कूल खोला गया और उसी तरह काजा में भी स्कूल खोला गया। काजा में 1932 में जो था वो स्कूल खोला गया था। ये आपने नोट करना है। एक तो आपने पोस्ट ऑफिस का ध्यान रखना है, एक आपने स्कूल का ध्यान रखना है कि कब कब यहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस और स्कूल जो था वो खोले गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज कुलंद पीठ सिग्निफाइंग द एंड ऑफ द हैबिटेबल वर्ल्ड। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किसे अक्सर
कुलिंद पीठ के रूप में वर्णित किया जाता है जो रहने योग्य दुनिया के अंत को दर्शाता है। तो कुलिंद पीठ के रूप में किसको डिस्क्राइब किया गया है इनमें से? ये कुल्लू को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कुल्लू को कुलिंद पीठ के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। और कुल्लू के बारे में अगर हम डिटेल से जानें तो इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी भी जो है वो मिलती है। आपने ध्यान रखना है कि एंशिएंट पीपल जो है वो कुल्लू को डिस्क्राइब करते हैं कुलिंद पीठ के रूप में। कुलिंद पीठ का जो मतलब होता है वो होता है द एंड ऑफ द हैबिटेबल वर्ल्ड। ये आपने ध्यान रखना है, द एंड ऑफ द हैबिटेबल वर्ल्ड जो है वो इसका मतलब है। और कुल्लू जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट माना जाता है कश्मीर और कांगड़ा के बाद में। कश्मीर और कांगड़ा के बाद इसको मोस्ट एंशिएंट स्टेट भी जो है वो कहते हैं। और चाइनीज यात्री था एक हेन सांग जो कि 629 से 645 एडी के बीच में जो है वो घूमता घूमता यहाँ आया था। उसने भी कुल्लू को अलग से डिस्क्राइब किया था। उसने कुल्लू को कियू लू तू इस तरह से जो था वो कुल्लू को डिस्क्राइब किया था। इसने कहा था कि कुल्लू जो है वो 117 माइल्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ जलंधर में जो है वो सिचुएटेड है। और इसने जो है वो कुल्लू से होते हुए गुजरा था जब इसने ये मेंशन जो था वो कुल्लू किया था। कुल्लू की यात्रा विहंग मणिपाल के द्वारा जो था वो कुल्लू की यात्रा जो था वो की गई थी। इस कुल्लू रियासत का वर्णन हमें महाभारत, मार्कंडेय पुराण, विहंग संहिता इन सभी ग्रंथों में देखने को मिलता है। राजतरंगिनी एक ग्रंथ है जो कि कल्हन के द्वारा लिखा गया है, उसमें भी कुल्लू का वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। अब विहंग मणिपाल के द्वारा जो स्थापना की गई थी कुल्लू रियासत की, तो इसने कुल्लू रियासत की जो पहली राजधानी बनाया था वो नास्त को बनाया था। नास्त को जगतसुख भी कहते हैं, तो जगतसुख या नास्त कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है, जिसको इसने जो था वो अपनी राजधानी जो था वो बनाया था। ये आपने ध्यान रखना है। साथ में ध्यान रखना है फिर टाइम टू टाइम कुल्लू की राजधानियाँ चेंज होती गई, जैसे कि विशुद्धपाल कुल्लू के एक राजा आए जिनके द्वारा कुल्लू की राजधानी जगतसुख से नगर को स्थानांतरित की गई थी। उसके बाद भी हमें देखने को मिलता है कि कुल्लू जो प्रिंसली स्टेट है उसका हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है। जैसे कि इम्पॉर्टेंट हमें इंटरनेशनल लेवल का कुल्लू का दशहरा देखने को मिलता है जो कि राजा जगत सिंह के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। राजा जगत सिंह को औरंगजेब के द्वारा जो था वो कुल्लू का राजा भी कहा गया था। कुल्लू का राजा कहते थे औरंगजेब जगत सिंह को। और उसी तरह अगर हम कुल्लू की हिस्ट्री में आगे आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि गुरु गोविंद सिंह जो है ये भी कुल्लू की यात्रा करते हैं। तो जब इनके द्वारा कुल्लू की यात्रा की गई थी तो राजा राज सिंह जो था वो उस टाइम कुल्लू के राजा जो था वो हुआ करते थे। और कुल्लू रियासत जो है इसका हमें देवी देवताओं और फेयर फेस्टिवल्स में भी इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलता है। जैसे कि कुल्लू में माता हडिम्बा का मंदिर है, कुल्लू में माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, कुल्लू में बुढ़ी दिवाली जो है वो मनाई जाती है, कुल्लू के निरमंड में मुख्य रूप से ये मनाई जाती है। कुल्लू में गर्म पानी के स्रोत आते हैं, जैसे कि कुल्लू में जो है वो हमें जो है वो विशिष्ट देखने को मिलता है, कुल्लू में ही हमें मणिकर्ण देखने को मिलता है। इनके बारे में भी हमने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं द इंडियन नेशनल मूवमेंट अप टू 1905 वॉज डोमिनेटेड बाय द, तो बोलते हैं 1905 तक जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था इसका जो है वो इसमें किसका वर्चस्व जो था वो रहा था। तो 1905 तक हमें वर्चस्व देखने को मिलता है मॉडरेट्स का। मॉडरेट जो थे ना वो नरम दल के होते थे, इनका वर्चस्व जो है वो हमें भारत की हिस्ट्री में देखने को मिलता है 1905 तक। उसके बाद काफ़ी चेंज हुआ। उसके बाद पहले तो ऐसा हुआ कि गर्म दल और नरम दल जो था वो दो बन गए थे। अब गर्म दल जो था वो नाम से ही पता चल रहा था, गर्म स्वभाव के ये हुआ करते थे। अंग्रेजों के आगे गिड़गिड़ाने, रिक्वेस्ट करने, इन चीज़ों को नहीं मानते थे। ये अपना राइट छीनने की भी बात कर देते थे। इस तरह से जो था वो एक्सट्रीमिस्ट बने। मॉडरेट्स हमेशा ही हल्के स्वभाव के रहे और इनका दौर माना गया 1885 से 1905 तक। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो 1905 तक इनका जो है वो टाइम माना गया। 1905 से 1919 तक ये माना जाता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका जो है वो राइज होता है। तो एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो अपना काम करते थे। ये स्वराज की डिमांड करते थे। स्वदेशी मूवमेंट हुआ। 1905 में जो बंगाल का विभाजन होता है वहाँ से भी जो है वो इनको काफ़ी बढ़ावा मिलता है।
तो ये सारी चीज़ें जो था वो हमारी हिस्ट्री में हुई थी। याद रखने लायक क्या क्या बातें हैं, ये आपने एक तो फेस ध्यान रखना है। मॉडरेट फेस कब से लेकर कब तक था, 1885 टू 1905, ये मॉडरेट फेस माना गया। और उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट फेस जो था वो आया था लगभग 1919 तक, ये चलता रहा। फिर हमें देखने को मिलता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है जो कि 1905 में होता है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान जो था ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो होता है। बीच में ही हमें देखने को मिलता है कि एक स्वदेशी मूवमेंट भी चलाई जाती है। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो कब चलाई जाती है, ये 1905 में चलाई जाती है। और हमें सूरत सेशन भी देखने को मिलता है। सूरत सेशन जो हमें देखने को मिलता है वो 1907 में देखने को मिलता है। 1907 में ये सूरत सेशन जो हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये सेशन था। और इसमें क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दो ग्रुप्स में जो था वो डिवाइड हो गई थी। एक्सट्रीमिस्ट जो हुआ करते थे वो गरम दल के हुआ करते थे, जिनको लाल बाल पाल भी कहते थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। और ये जो मॉडरेट होते थे, मॉडरेट में हमें देखने को मिलता है गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, ये लीडर जो था वो हुआ करते थे। तो इनके नाम भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलते हैं यहाँ पर फाकलैंड ओशियन करंट फ्लोज अलोंग द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ, तो बोलते हैं फाकलैंड महासागरी धारा किसके दक्षिण पूर्वी तट के साथ बहती है। जो फाकलैंड ओशियन करंट है ये साउथ अमेरिका, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, साउथ अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट के साथ जो है वो बहती है। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि फाकलैंड आइलैंड जो है वो कौन से ओशियन में आता है, तो वो साउथ अटलांटिक ओशियन में जो है वो आता है फाकलैंड ओशियन, फाकलैंड आइलैंड, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछने वाला ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि ये जो फाकलैंड ओशियन करंट आता है ये किस तरह का ओशियन करंट है, कोल्ड है या फिर वार्म है। तो फाकलैंड ओशियन करंट जो है वो कोल्ड ओशियन करंट है। और हमें ऐसे ही कोल्ड ओशियन करंट में एक लेब्राडोर करंट भी देखने को मिलता है, तो लेब्राडोर ओशियन करंट भी आपने ध्यान रखना है। हमें जो है वो वार्म ओशियन करंट में देखने को भी मिलता है कुरोशियो करंट आता है। कौन सा, कुरोशियो करंट जो है वो आता है। कुरोशियो ओशियन करंट जो है ना वो वार्म ओशियन करंट में आता है। तो ये ओशियन करंट के बारे में भी हो गया। और ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम हर एक उस पहलू को तराश रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। हम चाहते हैं जैसे पेपर 1 में आपको 100% सहायता जो है वो मिली है पेपर पास करने में, वैसे ही आपकी मेहनत और हमारी मेहनत से आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी क्लियर होना चाहिए। उसके लिए हम पूरी कोशिश जो है वो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं बाइकैमरल सिस्टम इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बोलते हैं द्विसदनात्मक ये जो व्यवस्था है ये किस सरकार का एक प्रारूप का लक्षण है। तो ये जो फेडरल जो बाइकैमरल सिस्टम आता है ये फेडरल जो हमारा सिस्टम है उसका एक फीचर है, ऑप्शन डी सही आंसर होता है। बाइकैमरल यानी कि द्विसदन होते हैं, दो सदन होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस होगा। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो प्रॉपरली कहाँ पर है, इसमें पावर्स इक्वली डिवाइड की गई होती हैं बाइकैमरल सिस्टम में। ये हमें देखने को मिलता है कि जैसे यूएस जैसे जो बड़ी कंट्रीज आती हैं जहाँ पर अभी इलेक्शंस को लेकर भी चर्चा हो रही है, इलेक्शन जहाँ पर चले हुए हैं और नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे, तो वो हमें फेडरल सिस्टम देखने को प्रॉपरली मिलते हैं। और ये जो बाइकैमरल सिस्टम है ये फीचर है फेडरल सिस्टम का ही। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो कौन सी कंट्री के पैटर्न पर जो है वो स्थित है, कौन से कंट्री के पैटर्न फेडरल सिस्टम पर बेस्ड है, तो वो कनाडा के फेडरल सिस्टम पर जो है वो हमारा भी फेडरल सिस्टम है बेस्ड। हमारे पास भी देखो लोकसभा है, राज्यसभा है, परंतु हमारा जो डिमेरिट ये है, हमारा ये डिमेरिट है कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा। और वैसे ही अगर हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर जो है वो होती हैं। तो हमारा कनाडा फेडरल सिस्टम है, कनाडा फेडरल सिस्टम के पैटर्न पर जो है वो इंडियन फेडरल सिस्टम जो है वो बेस्ड है। क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, फॉर्म थोड़ी सी अलग हो जाए कि इंडिया ने फेडरल सिस्टम कहाँ से अडॉप्ट किया है। और इंडिया का फेडरल सिस्टम है स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि सेंटर की गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, वो फेडरल सिस्टम हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो वो हमने कनाडा से अडॉप्ट कर रखा है। ये आपने ध्यान रखना है, कहाँ से, कनाडा से हमने अडॉप्ट कर रखा है और सेंटर हमारे पास हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहा है। तो इतना यहाँ से नोट कर लें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग आर। तो बोलते हैं एक स्ट्रिंग में जो कंपन होता है वो किस तरह की वेव्स को जो है वो प्रोड्यूस करता है,
ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि किस तरह की वेव्स उसके द्वारा प्रोड्यूस की जा रही हैं। तो वो उसके द्वारा जो है वो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग से जो है वो ट्रांसवर्स वेव जो है वो प्रोड्यूस की जा रही हैं। ऑप्शन बी ट्रांसवर्स वेव जो है वो सही आंसर है। अब ट्रांसवर्स वेव जो है वो प्रोड्यूस की जा रही हैं, तो ये जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ऐसा ही इसका एक और एग्जाम्पल हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब हम किसी भी पॉन्ड में, जो तालाब होता है, उसमें पत्थर फेंक देते हैं, तब हम देखते हैं कि एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है पानी में। वो जो वाइब्रेशन, एक वेव्स उस तरह की जो प्रोड्यूस होती हैं, वो कौन सी वेव्स होती हैं? तो वो भी ट्रांसवर्स वेव ही जो है वो होती हैं। तो ट्रांसवर्स वेव के ये हमने दो एग्जाम्पल समझ लिए। एक तो वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग हमने समझ लिया, और दूसरा हमने जो पॉन्ड में पत्थर फेंकने से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो हमने समझ लिया। ठीक है जी, एक पॉन्ड है, इसमें पानी है, हमने शांत है पानी बिल्कुल, एक पत्थर फेंक दिया, पत्थर फेंकने से जो था वो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वो वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से डायरेक्टली। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसिग्निया ऑफ द आरबीआई। तो बोलते हैं कि आरबीआई का जो प्रतीक है वो क्या है। आरबीआई का एक साइन आप इस तरह से देखते हैं, उसके ऊपर एक जानवर बना होता है ऐसे करके, जानवर के साथ ही एक पेड़ भी जो है वो पीछे को बना होता है। बोलते हैं आरबीआई का जो इंसिग्निया है वो, उसमें कौन सा प्रतीक है? उसमें टाइगर बना हुआ है। ऑप्शन बी टाइगर सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, ये है आरबीआई का इंसिग्निया, यहाँ पर ये टाइगर आप देख रहे हैं, टाइगर के साथ ही एक ट्री भी बना हुआ है। तो पूछ लेते हैं कि ये कौन सा ट्री है जो आरबीआई के इंसिग्निया पर बना हुआ है। तो ये पाम ट्री है, ये भी आपने ध्यान रखना है, पाम ट्री है। आरबीआई के बारे में देखिए, टाइगर जो है वो एनिमल जो है वो प्रेजेंट है इंसिग्निया ऑफ आरबीआई में, और पाम ट्री जो है वो बना हुआ है। दो बातें हो गई। दूसरा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 है जिसके अकॉर्डिंग ये हुई थी। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर हुआ करता था वो कोलकाता में पहले हुआ करता था। 1937 में इसको परमानेंटली मूव कर दिया गया मुंबई के लिए, और अभी ये हमें मुंबई में ही देखने को मिलता है आरबीआई का हेडक्वार्टर। साथ में ही आरबीआई जब बना था तो नेशनलाइज नहीं होता था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया 1949 में। और प्रेजेंट टाइम में जो आरबीआई के गवर्नर हमें देखने को मिलते हैं, आरबीआई के जो गवर्नर हमें देखने को मिलते हैं प्रेजेंट टाइम में, उनका नाम है शक्तिकांत दास। उनका नाम भी ध्यान रखना। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है एक, जो कि टेट वगैरह के एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, या फिर कांस्टेबल के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए। आप रेडी होने चाहिए उसके लिए कि ये क्वेश्चन बन सकता है। आरबीआई से ही मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी ध्यान आ रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? चलो कमेंट करके बता दो। इस कांस्टेबल की सीरीज़ में हमने पढ़ रखा है, अभी आप कमेंट करके बता दो। अगली पार्ट में, अगली किसी सीरीज़ में मैं इसको रिवाइज करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करें उससे पहले, अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाएगी टेलीग्राम पर, वहां पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाइए, वहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट PDF, हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगी, एग्ज़ाम से डाटा से आपको अपडेट करेगी, वो आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर हमें ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर ही पिन किया हुआ आपको हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप पर भी हमें ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर स्टार्ट आफ्टर 10 days ऑफ दिवाली। एक ऐसा मेला है जो दिवाली के 10 दिन बाद जो है वो शुरू होता है। ये कौन सा मेला है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके जो है वो आंसर बताइए। पिछले कल पहला ही क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।